Welcome to Conceptify, where learning flies. SST अब होगा easy, no tension, just try. From maps to history, सब समझ आएगा भाई. Just relax with me and watch your marks fly high. हेलो क्लास 10 के वासियों, कैसे हो? मेरा नाम है योग एंड आपका स्वागत करता हूं कंसेप्टिफाई में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि अलग अलग ग्रुप्स का पार्टिसिपेशन इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अगेंस्ट कैसा था। जैसे कि मतलब हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देख लिया, फिर हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के हिस्ट्री के इवेंट्स देख लिए कि क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे कैसे प्रोटेस्ट हुए, कौन से लीडर का कितना प्रोमिनेंट रोल रहा। हमने वो भी चीज़ें देख ली कि आप जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे बीच के स्पैन में क्या क्या चीज़ें हुई, ये सारी चीज़ें भी हमने पढ़ ली। अब हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मूवमेंट जब हुआ, हिस्ट्री के इवेंट्स के बाद क्या पढ़ा था कि उसमें अलग अलग पार्टिसिपेशन, अलग अलग मेंबर्स का पार्टिसिपेशन कैसे था, अलग अलग सोशल कम्युनिटीज का पार्टिसिपेशन कैसे था। ट्राइबल पॉपुलेशन का देखा, फिर हमने प्लांटेशन वर्कर्स का पार्टिसिपेशन देखा, मिडिल क्लास पॉपुलेशन का पार्टिसिपेशन देखा। अब हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पढ़ेंगे। तो अगर मैं आपको मेनली इन पार्टिसिपेशंस के टुकड़े करके बताऊं तो 3 टुकड़ों में चीज बढ़ जाती है। एक आ जाता है कि भैया जो रूरल एरियाज है, कंट्री साइड की जगहों पे ये पार्टिसिपेशन अलग अलग कम्युनिटीज ने कैसे किया। फिर आ जाता है कि अर्बन पॉपुलेशन में कैसे कैसे अलग अलग कम्युनिटीज ने इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अपना पार्टिसिपेशन दिया। एंड थर्ड टॉपिक आ जाता है वुमेन्स का। अब ये जो वुमेन्स का टॉपिक है, रूरल एरियाज में भी पढ़ना है, अर्बन एरियाज में भी पढ़ना है। ऐसे 5 पिलर्स पढ़ जाते हैं। चालू करेंगे हम कंट्री साइड की मदद से। अब हुआ क्या था कंट्री साइड में, अगर हम बात करें तो रूरल एरियाज में आज भी और रूरल एरियाज में तब भी अर्बन एरियाज से ज्यादा क्या होता था, अर्बन एरियाज से ज्यादा खेती होती थी, एग्रीकल्चर हुआ करता था। मेजॉरिटी ऑफ लोग आज भी इंगेज है एग्रीकल्चर में रूरल एरियाज में। और इधर भी वही स्पैन था कि कंट्री साइड जो थी, जो आपका रूरल पॉपुलेशन थी, जो रूरल एरियाज थी, वहां पे आपका जो पार्टिसिपेशन था लोगों का, वो मोस्टली एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इंडल्ज थे। तो इसीलिए हम 2 कम्युनिटीज के बारे में पढ़ेंगे। एक पीजेंट्स यानी किसान। क्यों? क्योंकि खेती क्या करते थे वहाँ, है ना, रूरल एरियाज में सबसे ज्यादा खेती होती थी। तो सबसे पहले जो अमीर किसान थे, है ना, रिच पीजेंट्स, और जो गरीब किसान थे, इन दोनों का अपना अपना पार्टिसिपेशन कैसे था। अब अगर हम बात करें रिच पीजेंट्स की, तो जो रिच पीजेंट्स थे इनके ही कुछ एग्जाम्पल्स दिए, कुछ कम्युनिटीज थी रिच पीजेंट्स की, उनके एग्जाम्पल से आपको ये बताया गया। जैसे एक कम्युनिटी का नाम था जट्स, एक कम्युनिटी का नाम था पाटीदास। अब ये जो पाटीदास की कम्युनिटी थी ये गुजरात में रहती थी, जट्स की कम्युनिटी उत्तर प्रदेश में रहती थी। इनका पार्टिसिपेशन कैसे था ये हमें पढ़ना है, ठीक है। तो अभी हुआ क्या था, ये कमर्शियल क्रॉप्स को ग्रो किया करते थे। एक चीज बता देता हूं, एग्रीकल्चर चैप्टर 4 में आपको पढ़ना है ज्योग्राफी के, बट अभी बता देता हूं। देखो 2 टाइप्स के क्रॉप्स होते हैं, मतलब 2 टाइप के प्रकारों से खेती होते हैं। एक होता है कमर्शियल फार्मिंग, एक होता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। जब आप सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हो तब क्या होती है, आप खुद के परिवार के लिए खाना उगाते हो, यानी हम उगाएंगे हम ही खाएंगे, हम उगाएंगे हम ही खाएंगे। लेकिन जो आप बाजार में सब्जियां खरीदते हो वो कमर्शियल फार्मिंग से उगाई जाती है, मतलब बहुत बड़े बड़े लैंड में क्या की जाती है, खेती की जाती है। क्यों? ऐसे नहीं कि हम हमारी फैमिली कंज्यूम करेगी, नहीं। क्यों? क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, उस क्रॉप्स को बेच सकते हैं। तो इसीलिए ये जो रिच पीजेंट्स थे इनके पास बड़े बड़े लैंड्स रहते थे, इनके पास लेबरर्स भी रहते थे। ये जो पुअर पीजेंट्स थे इन रिच पीजेंट्स क्या ही तो काम किया करते थे। तो ये जो गरीब किसान इन अमीर किसानों के लिए काम किया करते थे। ये अमीर किसान क्या उगाते थे, कमर्शियल क्रॉप्स, यानी ये जितने भी क्रॉप्स उगाया करते थे, है ना, ये किस लिए उगाते थे, ताकि ये मार्केट में इस चीज को बेच सके। सब्सिस्टेंस यानी क्या, मतलब आप उगा रहे हो और खुद के कंजम्पशन के लिए, मेरा परिवार का इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूं। लेकिन कमर्शियल फार्मिंग में ऐसा नहीं होता, आप उगा रहे हो ताकि आप मार्केट में अपनी चीजों को बेच सको। सो ये क्या करते थे, कमर्शियल क्रॉप्स को उगाते थे। अब हमने थोड़ा सा पीछे जाओ, हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे जाओ, हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के पहले के टाइम में क्या देखा, इंडियन पॉलिटिक्स को कौन सी ऐसी 2 चीजें थी जो शेप कर रही थी। पहला था आपका इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो अभी अगर इसी इकोनॉमिक डिप्रेशन को देखा जाए तो मतलब क्या हो गया था, इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से जितने भी एग्रीकल्चरल प्राइजेस थे, याद करो एग्रीकल्चरल प्राइजेस 1926 से गिरना चालू, अगर 1930 आते आते तो कोलैप्स कर गए। तो अभी ये जो रिच पीजेंट्स थे इन्होंने क्यों पार्टिसिपेट किया, क्योंकि इनको प्राइजेस ही नहीं मिल रहे थे। मतलब क्या हो रहा था, इन पे ऑपरेशन कैसे हो रहा था। देखो जब हम पर ऑपरेशन होगा तभी हम आवाज उठाएंगे। तो इन्होंने आवाज उठाई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, बट क्यों आवाज उठाई, क्योंकि इन पे कोई ना कोई प्रकार का तो ऑपरेशन हुआ। अब वो ऑपरेशन क्या था ये जान लो। मतलब अभी हमने ये देखा कि गवर्नमेंट हम पे टैक्सेस लगाते थे, इन रिच पीजेंट्स को रेवेन्यू देना पड़ता था उनको, है ना। अभी इनको अगर रेवेन्यू देना है तो पैसा भी कमाना पड़ेगा। पैसा कैसे कमाते हैं, ये क्रॉप्स उगा के। लेकिन इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से इनके क्रॉप्स के प्राइजेस ही नहीं थे। ये उगा इतना रहे हैं लेकिन मिलता इतना है और रेवेन्यू उतना है, तो फिर कैसे देंगे, है ना। हम उगा इतना रहे हैं लेकिन इतने का प्राइस इतना सही है और आप रेवेन्यू हम जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा मांगोगे तो हम कैसे प्रॉफिट कमा पाएंगे। प्रॉफिट क्या, हम तो लॉस में चले जाएंगे यार। तो इसीलिए इनको रेवेन्यू देना बहुत हार्ड हो रहा था, है ना। इसीलिए अभी इन्होंने क्या किया, इनको ऑपरेशन हो रहा है, इनको क्या देना है, इनको रेवेन्यू देना है, बट ये कमा ही नहीं पा रहे
रहे कमर्शियल क्रॉप, मतलब कमर्शियल क्रॉप्स के प्राइसेस इन्हें मिल ही नहीं पा रहे क्योंकि इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा है। तो इसीलिए इन पे ऑपरेशन हो रहा था, और ऑपरेशन हो रहा था तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि इनके जो कैश है वो डिसअपियर हो रहे हैं ना, इनके जितने भी सेविंग्स थे और ये क्रॉप्स उगा रहे थे तो उसके इनको पैसे ही नहीं मिल रहे थे, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू कैसे पे करते। तो इन्होंने गवर्नमेंट से गुजारिश की कि भैया आप एक काम करो, आप हम पे जो रेवेन्यू लगा रहे हो, अभी इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा है, थोड़ा एडजस्ट कर लो, आप ये रेवेन्यू को कम कर लो। लेकिन गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया। अब रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, मुंह पे बेइज्जती हो गई, तो इनको बहुत बुरा लग गया, हर्ट हो गई ये, ठीक है, वाइड स्प्रेड रिजेंटमेंट, उनको नाराजगी आ गई। इसीलिए वो एंथुजियास्टिक सपोर्टर बने। इन्होंने बोला अच्छा, इन्होंने हमारी बात नहीं मानी, अब तो इनकी फील्डिंग सेट करनी पड़ेगी, इनकी तो ढक्की टिकी करेंगे। तो इसीलिए दे वर वेरी एंथुजियास्टिक सपोर्टर्स ऑफ व्हाट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया उन्होंने, बहुत एनर्जी से पार्टिसिपेट किया उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। अब उन्होंने किया क्या, तो उन्होंने अलग अलग मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया। अब बहुत से ऐसे लोग थे जिनको पार्टिसिपेट करना था, लेकिन अंदर से वो रिलक्टेंट थे कि यार कोई ऑपरेशन ना हो जाए, हम पे मारा पीटी ना हो जाए, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में डिसरिस्पेक्ट किया जाता था वैसे हमको डंडे वंडे ना मारना चालू कर दे ये लोग। तो इसीलिए ये जो रिलक्टेंट मेंबर्स थे जो पार्टिसिपेट करना चाहते थे लेकिन उनमें उतनी हिम्मत नहीं आ रही थी, तो इन्होंने उनको सहारा दिया। तो उन्होंने क्या किया, इनको फोर्स किया, क्या करना कुछ नहीं होता, करना कुछ नहीं हुआ। तो वो ऑर्गेनाइज भी किया उन्होंने मूवमेंट्स, और वो रिलक्टेंट मेंबर्स को कि वो सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट किया, इस चीज के लिए फोर्स भी किया। लेकिन 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 इनकी डिमांड क्या थी, इन्होंने क्यों पार्टिसिपेट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, क्योंकि प्राइजेस कम हो। लेकिन जब 1931 में गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है तब तो कोई चेंजेस ही नहीं है। इन्होंने पार्टिसिपेट किया किसी रीजन की वजह से, लेकिन उनका जो रीजन था, जो इंटेंशन था, जो डिमांड थी बेटा, वो तो फुलफिल ही नहीं हुई। तो इसीलिए फिर हमने क्या पढ़ा, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद हो गया, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने कंसेंट कर दिया था जाने के लिए, लेकिन उसको मतलब वो वहां गए, उनको कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, तो वो यहाँ आए, उन्होंने देखा कांग्रेस इलीगल, सारे प्रोमिनेंट लीडर्स को अरेस्ट कर दिया, जैसे अब्दुल गफर खान, जैसे जवाहरलाल नेहरू। तो फिर उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रिलॉन्च कर दिया। लेकिन इन्होंने बोला नहीं भैया, गांधी जी थोड़ा सा वायलेंस हो गया तो मूवमेंट को बंद कर देते हैं, हमारी डिमांड्स तो पूरी नहीं होती है, तो फिर हम क्यों अपना टाइम और अपना एफर्ट्स इन्वेस्ट करें इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो हमारी डिमांड्स पूरी नहीं कर सकता। तो दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड कि जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कॉल ऑफ कर लिया 1931 में, लेकिन उनकी डिमांड्स फुलफिल नहीं हुई। इसलिए जब वो रीलॉन्च हुआ तब इन्होंने इसमें ज्यादा कुछ एंथुजियास्टिक सपोर्ट नहीं दिया। अब बात करें इसी के काउंटर पार्ट की, यानी गरीब पीजेंट्स की, पुअर पीजेंट्स की। अब इन पुअर पीजेंट्स की हालत थोड़ी ज्यादा खराब थी। क्यों? क्योंकि पहली चीज इनको क्या करना है, इनको तो टैक्स, इनको जैसे टैक्सेस पे करना है, रेवेन्यू पे करना है, किसको, गवर्नमेंट को, तो जो रेवेन्यू है वो तो इनको भी पे करना है। लेकिन ये पुअर पीजेंट्स किसके खेतों में काम कर रहे हैं, खुद के खेत तो नहीं है, इसलिए तो गरीब है तो ये किसके खेतों पे काम कर रहे हैं, इन अमीर पीजेंट्स के, इन अमीर किसानों के। लेकिन अब अमीर किसान, अभी अमीर किसान थोड़ी ऐसे दानवीर भगवान रूपी है ना, वो थोड़ी ना फ्री में कोई अपना लैंड दे देगा, वो भी इनसे कुछ टैक्स वैक्स मांगेगा, कोई ऐसे प्राइस वाइज मांगेगा, है ना, कि आप मेरे जमीन पे काम कर रहे हो तो उसका अलग पैसा दो, और इनको दूसरी चीज कि भैया पहले इनका रेंट भी देना है और दूसरी चीज गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी देना है। तो इनकी बात थोड़ी ज्यादा ही लगी थी, ठीक है। अब इन पुअर पीजेंट्स में आते जैसे स्मॉल टेनेंट्स वगैरह, ये लैंडलेस लेबर्स हुआ करते थे, इनके पास खुद का लैंड नहीं रहता था, इसलिए इनके लैंड पे रेंट से काम किया करते थे। मतलब हम क्रॉप्स कल्टीवेट कर लेंगे, लेकिन हम सिंस हम तुम्हारे लैंड को यूज कर रहे हैं इसलिए हमें तुम्हें क्या करेंगे, रेंट पे करेंगे। तो ये क्या किया करते थे, ये जिस लैंड पे कल्टीवेट किया करते थे खुद का तो नहीं था, तो इसलिए क्या करते थे, रेंट, मतलब उनको रेंट दिया करते थे। लेकिन जब इकोनॉमिक डिप्रेशन आया तो ये भी क्रॉप्स उगा रहे थे इनके खेतों में, लेकिन जो क्रॉप्स उगा रहे थे उनके तो पैसे ही नहीं मिल रहे हमको, तो इसीलिए इनके कैश ड्विंडल होना, खत्म होना चालू हो गया, ठीक है। अब इनकी डिमांड्स क्या थी कि भैया हम जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे रहे हैं वो कम हो जाए। इनकी डिमांड्स क्या थी कि पहली चीज जो रेवेन्यू हो रहा है वो तो कम हो ही जाए, लेकिन दूसरी चीज जो इनको रेंट देना है वो रेंट भी माफ हो जाए। तो पहली चीज जो अनपेड रेंट है उसे रेमिट कर दो, बंद कर दो, खत्म कर दो, नहीं देना हमको रेंट, और जो रेवेन्यू गवर्नमेंट हमसे मांग रही है उसको कम कर दो। लेकिन इनके डिमांड्स भी अच्छे से हुए नहीं। अब ये जो रेडिकल मूवमेंट्स थे, इनके जो मूवमेंट्स हुआ करते थे, है ना, इन मूवमेंट्स को सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट लोग क्या करते थे, सपोर्ट क्या करते थे। ये चीज समझो, सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी क्या होती है, ये आइडियोलॉजी ऐसा कहती है कि जितनी भी चीज़ें हैं, एक नेशन की जितनी भी चीज़ें हैं उसे इक्वल हिस्सों में बांट देना चाहिए। अगर ऐसी चीज़ होती तो आज मुकेश अंबानी होता ही नहीं, अगर इंडिया सही में एक कम्युनिस्ट कंट्री होती। मतलब होता क्या है, अगर हमारे देश के पास 10,000 रुपए है और 10,000 लोग हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक इंसान 8,000 लोगों को, मतलब एक इंसान 8,000 रुपए लेके बैठा है और 9,999 लोग क्या कर रहे हैं, वो अपना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई 50 पैसे, कोई 1 रुपए, ऐसा नहीं। वो कहता है कि 10,000 लोग हैं, 10,000 पॉपुलेशन है, तो सब में इक्वल बंटना चाहिए, सबका इनकम लेवल सेम होना चाहिए। ये आइडियोलॉजी कहती है सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। अब पैसे के लिए भी नहीं, लेकिन लैंड के लिए भी सेम आइडियोलॉजी। मतलब जितना भी लैंड है
है ना। लैंड ऐसा नहीं कि बहुत सारा लैंड एक इंसान के पास और फिर कुछ लोगों के पास लैंड ही नहीं है, कुछ लोग ऐसे जिनके पास बहुत छोटा लैंड है। सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ये कहती है कि अगर पूरा लैंड है तो उसे भी सारे लोगों में इक्वली डिवाइड कर दो, और यही तो इच्छा थी पुअर पीजेंट्स की। इसीलिए इनके डिमांड्स को सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट लोग सपोर्ट किया करते थे, क्योंकि इनकी और इनकी आइडियोलॉजी सेम हुआ करती थी बेटा, ठीक है। अब कांग्रेस जो थी उनको क्या करना था, अब कांग्रेस चाहती तो इन पुअर पीजेंट्स के डिमांड्स को भी क्या कर सकती थी, फुलफिल कर सकती थी, लेकिन वो रिलक्टेंट थी। उन्होंने इनके नो रेंट कैंपेन्स को ज्यादा ऐसे भाव नहीं दिया। क्यों नहीं भाव दिया? क्योंकि इनको ये जो लोग थे रिच पीजेंट्स, भैया कुछ भी हो लेकिन इनसे ज्यादा पैसा तो है ना इनके पास, तो इसीलिए इनको इन लैंडलॉर्ड्स को, इन रिच पीजेंट्स को अपसेट नहीं करना था। क्यों? क्योंकि ये इनको रिसोर्सेज दे सकते हैं, है ना। इनके पास है पैसा, कम है लेकिन पैसा तो है, तो ये रिसोर्सेज दे सकते हैं, लेकिन ये रिसोर्सेज तो कुछ भी नहीं दे सकते। तो इसीलिए ये जो रिच पीजेंट्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, इनको अपसेट नहीं करना था। किसको? कांग्रेस को। तो इसीलिए उन्होंने इनके नो रेंट कैंपेन्स, इन पुअर पीजेंट्स के नो रेंट कैंपेन्स को सपोर्ट नहीं किया बेटा, ठीक है। अब सपोर्ट नहीं किया, इन्होंने अपने डिमांड्स रखी, उस डिमांड्स को फुलफिल किया ही नहीं गया, तो इसीलिए कांग्रेस और इन पुअर पीजेंट्स की वजह से के बीच का जो रिलेशन था वो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा। इन्होंने पार्टिसिपेट किया लेकिन उतने वाइड स्केल पे पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि इनके रिलेशन कभी अच्छे हो ही नहीं पाए, है ना। ये चीज समझ गई। अब हम पढ़ते हैं कि अर्बन पॉपुलेशन पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या पार्टिसिपेशन रहा। आई होप ये चीज समझ गई। अब नेक्स्ट चीज जो हमें पढ़नी है वो ये आ जाती है कि अर्बन पॉपुलेशन में हमारे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का क्या रोल रहा। इसे हम देखेंगे दो एग्जांपल से। वो आ जाएगा कि इंडस्ट्रियल ओनर्स ने, यानी जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट देखते हैं जो हम, तो उनका रोल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या रहा, और इनके ही जो वर्कर्स इन इंडस्ट्रीज में जो काम किया करते थे, तो इन इंडस्ट्रीज के ओनर्स यानी इंडस्ट्रियल ओनर्स, और इन इंडस्ट्रीज में जो काम करके उन्हें चलाया करते थे वो थे इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ये दोनों थोड़े अपोजिट पोल्स थे। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल ओनर्स को कौन ऑपरेस कर रहा था? इंडस्ट्रियल ओनर्स को ब्रिटिशर्स ऑपरेस कर रहे थे। लेकिन अगर हम इंडस्ट्रियल वर्कर्स की बात करें तो इन्हें ब्रिटिशर्स भी ऑपरेस कर रहे थे, साथ साथ ही इंडस्ट्रियल ओनर्स भी ऑपरेस कर रहे थे। वो कैसे? क्योंकि इन दोनों की डिमांड्स कंप्लीटली अपोजिट थी। वो कैसे? अब मैं बताऊं तो इंडस्ट्रियल ओनर्स, अगर मैं एक इंडस्ट्री का ओनर हूं तो मैं क्या चाहूंगा कि मेरी इंडस्ट्री कब बहुत ज्यादा डेवलप होगी? जब उसके वर्कर्स बहुत कम पगार में बहुत ज्यादा काम कर लेंगे, है ना। उनका ज्यादा खर्चा नहीं होगा, उनको ज्यादा छुट्टियां नहीं देनी पड़ेगी, उनको ज्यादा फैसिलिटीज नहीं देनी पड़ेगी, वो बस घंटों काम करते जाएंगे, उनके जो वर्किंग आवर्स रहेंगे वो बहुत ज्यादा रहेंगे और मुझे बहुत कम पैसा देना पड़ेगा। तो ये क्या होगी? मेरी इंडस्ट्री के लिए डेवलपमेंट होगी। तो अगर मैं एक ओनर हूं किसी इंडस्ट्री का तो मेरे लिए डेवलपमेंट जो है वो ये नजरिया बनाता है। अब अगर मैं दूसरा पर्सपेक्टिव देखूं इंडस्ट्रियल वर्कर्स का, अगर मैं किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं तो मेरी डेवलपमेंट कब होगी? जब मेरी जिंदगी में सुख शांति होगी, जब मुझे कम काम करके भी ज्यादा पैसा मिलेगा, यानी मेरे जो वर्किंग आवर्स रहेंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे लेकिन मेरे जो वेजेस रहेंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे। तभी भी अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल ओनर्स का क्या इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन था, तो इनका जो पार्टिसिपेशन था वो इंपॉर्टेंट भी आ जाता है क्योंकि बोर्ड में 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, एंड एट द सेम टाइम बहुत प्रोमिनेंट पार्टिसिपेशन भी इनका हमें देखने मिल जाता है। तो अगर हम वर्ल्ड वॉर 1 की बात करें तो ये जो इंडस्ट्रियल थे, जो बड़े बड़े मर्चेंट्स थे, जो ट्रेड किया करते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ये बहुत ज्यादा अमीर हो गए थे। क्यों अमीर हो गए थे? देखो यार, होता क्या था, हमारे इंडिया में 2 प्रकार की इंडस्ट्रीज रहती थी। एक थी इंडियन इंडस्ट्रीज, मतलब एक थी इंडियन इंडस्ट्रीज, जो ये जो इंडियन ओनर्स रहते थे, है ना, इंडिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रहते थे, ये इंडियन इंडस्ट्रीज को चलाते थे। दूसरी थी इंडस्ट्रीज वो जो ब्रिटिशर्स एस्टैब्लिश करते थे, या हमारे मार्केट्स में वो सामान मिलता था जो ब्रिटिश में बनता, ब्रिटिशर्स के मतलब एम्पायर में बनता था और वहां से यहाँ आता था। ठीक है, तो ऐसे 2 प्रकार की चीजें हमें मिलते थे। अब वर्ल्ड वॉर 1 का जब टाइम आ गया तो एक्सट्रीम सिचुएशंस आ गई ब्रिटिश एम्पायर में। वहां क्या हो गया, वहां जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, सारी इंडस्ट्रीज एम्यूनेशन, गन्स, ये सारी चीजें बनाती थी, क्योंकि उस टाइम डिफेंस पे खर्चा करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसीलिए वहां की सारी इंडस्ट्रीज इसी चीजों के लिए ऑक्यूपाई होगी। लेकिन बाकी भी कुछ नेसेसिटीज आ जाती है, जैसे कुछ इंडस्ट्रीज शायद खाने से रिलेटेड, खाने के कुछ प्रोडक्ट्स, जैसे एग्रीकल्चरल कुछ इंडस्ट्रीज होंगी, अगर कपड़े की कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होगी। अब ये इंडस्ट्रीज को वहां ब्रिटिश में जो इंडस्ट्रीज थी वो इन पे अपना खर्चा नहीं कर पाती थी, इन पर वो क्या कर सकती थी, अटेंशन नहीं दे पाती थी। क्यों नहीं दे पाती थी? क्योंकि उन्हें गन्स एंड एम्यूनेशन करना ही इतनी बड़ी नेसेसिटी बन गया था कि उनके पास अभी टाइम बचा ही नहीं था, ना टाइम बचा था, ना वर्कर्स बचे थे जो इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज एज वेल एज अगर आपको कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करना है, जो आप कपड़े पहनते हो, इन इंडस्ट्रीज पे खर्चा करने का इनके पास समय नहीं था। तो अब इंडिया के मार्केट की बात करें तो जब वहां से सामान बन ही नहीं रहा तो यहाँ कैसे आएगा? तो अभी इसीलिए इंडिया के पूरे मार्केट्स में बस इंडियन इंडस्ट्रीज का ही सामान मिलता था।
ठीक है। तो मतलब इन इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या था, फॉरेन कंपटीशन मिला ही नहीं। तो जब इनको वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे फॉरेन कंपटीशन मिला ही नहीं, यहाँ भी लोगों को कपड़े पहनाते थे और ब्रिटिश में इनका सामान वहां से यहाँ इनका सामान वहां एक्सपोर्ट होता था, तो इसीलिए उस टाइम पे इनको कंपटीशन नहीं मिला वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे, इसलिए बहुत अमीर बन गए, इन्होंने बहुत सारा सामान बेच दिया। ठीक है, तो अभी इन्होंने एक बार सामान बेच दिया तो इनके मन में आया कि अब तो हमें अपना बिजनेस एक्सपांड करना ही पड़ेगा। सो दे वर कीन ऑन एक्सपांडिंग द बिजनेस। और जब ब्रिटिशर्स क्या किया करते थे, ब्रिटिशर्स अगर इन इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट पे मतलब इनकी ग्रोथ ना हो, इनकी ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना हो इन इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट की, तो इन क्या कर देते थे, ट्रेड पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, है ना। आप किसी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पे कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा दोगे, कुछ ऐसा कर दोगे जिसकी वजह से इनकी ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पाएगी। कुछ ब्रिटिश पॉलिसीज इंट्रोड्यूस किया करते थे ब्रिटिश, जिनकी वजह से ये जो एक्टिविटीज करते थे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते थे, इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे एक थप्पा पड़ जाए, एक स्टॉप पड़ जाए। लेकिन इन चीजों से इन इंडस्ट्रियल ओनर्स को बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी। अब इनकी डिमांड्स क्या थी कि सबसे पहले वहां से जो सामान है जो इंपोर्ट हो रहा है यहाँ पे, जो फॉरेन गुड्स है, फॉरेन क्लोथ्स है, यहाँ इंपोर्ट हो रहा है भारत में और मार्केट में बेचे जा रहे हैं, इनको सबसे पहले बंद करना पड़ेगा। इनके अगेंस्ट हमको प्रोटेक्शन दो। ये जो इंपोर्ट्स आ रहे हैं, इन इंपोर्ट्स को आप बंद कर दो। क्यों? अगर इंपोर्ट्स आएंगे ही नहीं तो मार्केट में बस इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट का सामान होगा, जिससे क्या होगा, इनका प्रॉफिट होगा इंडस्ट्रियल ओनर्स का। सेकंड चीज बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है, इसमें बच्चों को बहुत डाउट आता है। रुपीज स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशो दैट वुड डिस्करेज इंपोर्ट्स। समझो, धीरे धीरे तोड़ के समझो, सारे शब्दों को तोड़ के समझेंगे, ठीक है, एक भी ऐसा शब्द नहीं छोड़ेंगे जो नहीं समझेगा। और रुपी स्टर्लिंग, स्टर्लिंग क्या होता है? स्टर्लिंग इज अ करेंसी। जैसे इंडिया में आज आप रुपी यूज करते हो, वैसे ही ब्रिटिश मतलब उस ब्रिटिशर्स के टाइम पे उनके यहाँ स्टर्लिंग यूज किया करते थे। तो इसीलिए जो ब्रिटिश स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो, आज अगर हम बात करें तो $1 की प्राइस 90 रुपीज आ जाती है ना। तो ये क्या है, एक स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेशियो, यानी अगर आप कहीं यूएस जाते हो और उनको 90 रुपए देते हो तो आपको $1 दे देंगे। जस्ट एन एग्जांपल ले रहा हूं। तो वैसे ही उस टाइम पे इन इंडस्ट्रियलिस्ट की डिमांड ये थी कि भैया जो रुपी है वो इनके करेंसी से, इनके स्टर्लिंग से क्या हो जाए, ज्यादा पावरफुल हो जाए। ठीक है, मतलब अगर वो यहां आएंगे, जैसे मान के चलो वो यहां अगर हमें 10 स्टर्लिंग देंगे तो जाके उनको ₹1 मिलेगा। इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा ये होगा कि जो सामान वहां से यहाँ इंपोर्ट होकर अगर मान लो आ भी रहा है तो भी उसका प्राइस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट के सामान से बढ़ जाएगा, है ना। यानी वो अगर कोई कपड़ा यहाँ पे ला रहे हैं तो इस एक्सचेंज रेशियो की वजह से वो कपड़ा अब उनको ₹100 में बेचना पड़ रहा है। लेकिन इंडिया में क्या है, रुपी इज अ स्ट्रॉन्गर करेंसी, जिसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट का जो सामान इंडिया में वो बनाकर इंडिया में ही बेच रहे हैं। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में उनका कपड़ा अगर मान लो ब्रिटिशर्स ₹100 में बेच रहे हैं तो वो ₹80 या फिर ₹70 में बेच सकते हैं। तो अगर मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ, ठीक है, मुझे तो कोई भी इंडस्ट्री से खरीदना है, मुझे जिसमें सस्ता मिले, अच्छे क्वालिटी का मिले, तो मैं देख रहा हूँ कि अगर मुझे इंडियन इंडस्ट्रीज का सामान थोड़ा सस्ते में मिल रहा है तो मैं वो खरीद लूंगा, है ना। मैं क्यों ब्रिटिशर्स के महंगे सामान पे जाऊंगा? तो ये जो रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो है, यानी आप कितने स्टर्लिंग देके ₹1 लेते हो या कितने रुपए देके 1 स्टर्लिंग लेते हो, ये एक्सचेंज रेशियो ऐसा बना दो, रुपी को ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना दो। क्यों? बिकॉज दिस वाज डिस्करेज इंपोर्ट्स। ठीक है, क्योंकि फिर ब्रिटिशर्स वही सोचेंगे ना कि हम यहाँ इंपोर्ट करके ला रहे हैं, लेकिन इस रुपी स्टर्लिंग एक्सचेंज रेशियो की वजह से हमारा जो सामान है वो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट के सामान से क्या हो रहा है, ज्यादा महंगा हो रहा है। तो इसीलिए हमें मुनाफा तो हो ही नहीं रहा, क्योंकि हमारा सामान कोई खरीद ही नहीं रहा, बिकॉज इट इज मोर एक्सपेंसिव देन द प्रोडक्ट्स दैट आर मेड बाय व्हाट, द इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट। तो इसीलिए वो फिर इंपोर्ट्स करना बंद कर देंगे। तो क्या होगा, अल्टीमेटली ये जो इंपोर्ट्स है वो डिस्करेज हो जाएंगे। अब उन्होंने ऐसे ही कुछ एक्टिविटीज को और करने के लिए क्या किया, अब उन्होंने एंथुसियास्टिकली कैसे पार्टिसिपेट किया, इन्होंने खुद के ऑर्गेनाइजेशंस बनाना भी चालू कर दिया। एक इन्होंने IICC और एक इन्होंने फिकी ऑर्गेनाइजेशन बनाई। IICC, ये जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड कमर्शियल कांग्रेस, IICC, इन्होंने 1920 में बनाई। और ये जो फिकी है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, दोनों चीजों को याद कर लेना, ये इन्होंने 1927 में बनाई, अपनी ऐसे ही हरकतों को अंजाम देने के लिए, अपने ऐसे इंटेंशंस को फुलफिल करने के लिए इन्होंने ऐसे इंडस्ट्रीज बनाई। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी उस टाइम इंडिया के जो बिगेस्ट, जैसे आज अगर हम बात करें तो मतलब हम बात करते हैं टाटा के बारे में, हम बात करते हैं अंबानी के बारे में, हम बात करते हैं अदानी के बारे में, ये क्या इंडिया के प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो उस टाइम जो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ करते थे उनका नाम क्या था, जैसे जेडी बिरला वाज अ वेरी प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, दिस वर लेड बाय ये जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे ना, ये जो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ये इन्हें रूल किया करते थे। अच्छा, अब इनका पार्टिसिपेशन क्या था, तो ये क्या किया करते थे, उस टाइम जो इंडियन इकोनॉमी में ब्रिटिशर्स का डोमिनेंस था,
उस डोमिनेंस पे इन्होंने अटैक किया। इंडियन इकोनॉमी पे इन्होंने क्या किया, कॉलोनियल रूल का जो डोमिनेंस था उस पर अटैक किया। दूसरी चीज उन्होंने क्या किया, कांग्रेस को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया। अब कोई भी काम करने, आंदोलन चलाने, मूवमेंट चलाने, रैली चलाने, तो अलग अलग चीजों के लिए आपको पैसे की जरूरत लगती है, राइट। तो इसीलिए पैसा यानी फाइनेंशियल असिस्टेंस किसने दिया, इन्हीं इंडस्ट्रियल ओनर्स ने दिया। अगली चीज, अब ये क्या करते थे, मर्चेंट्स वगैरह क्या किया करते थे, अमीर अमीर मर्चेंट्स ट्रेड किया करते थे। तो इन्होंने क्या कर लिया, उन इंडस्ट्रियलिस्ट ने, उन मर्चेंट्स ने क्या कर लिया, इन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि भैया हम कुछ भी करेंगे, वी विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बट हम इन ये जो इंपोर्टेड गुड्स आ रहे हैं, ब्रिटिशर्स के गुड्स आ रहे हैं, इनमें हम ट्रेड नहीं करेंगे। जब कोई खरीदेगा ही नहीं हमारा सामान, तो फिर क्या हो जाएगा, ब्रिटिश का लॉस हो जाएगा, है ना। अब ये चीज आ जाती है इंडस्ट्रियल ओनर्स की। इनके लिए स्वराज क्या था, मतलब जैसे इंडिया, अगर हम बात करें गांधी जी की आइडियोलॉजी या जवाहरलाल नेहरू, इनके लिए क्या था, एक पूर्ण स्वराज जिसमें फुल इंडिपेंडेंस हो, जिसमें इक्वालिटी हो हर सिटीजन के बीच में, जिसके मतलब हम किसी की कॉलोनीज ना रहे, ये लोगों के लिए स्वराज था। ये जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी लोगों के लिए स्वराज था। अब इन इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए स्वराज क्या था, एक ऐसा समय जब हम अगर कोई ट्रेड कर रहे हैं तो इस ट्रेड पे कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो। दिस वाज द आइडिया ऑफ स्वराज फॉर होम दिस इंडस्ट्रियल ओनर्स। लेकिन हुआ क्या, जब CDM1 कॉल ऑफ वगैरह हो गया, तो इन्होंने क्या देखा, जो यंग लीडर्स है, जैसे जो यंग रेडिकल लीडर्स की बात की, जैसे हमने जवाहरलाल नेहरू वगैरह, इनके बीच में, कांग्रेस के नए यंग लीडर्स के बीच में सोशलिज्म की आइडियोलॉजी पनप रही थी। मैंने आपको जस्ट बताया कि सोशलिज्म होता क्या है। तो अभी कैपिटलिज्म और सोशलिज्म कंप्लीटली डिफरेंट आइडियोलॉजीज है। कैपिटलिज्म क्या कहता है, अगर 100 रुपए है तो 100 रुपए में से 80 रुपए तो एक ही इंसान कमाएगा, क्योंकि वही सब पे रूल करेगा, वही बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चलाएगा, है ना। ये कौन थे, ये जो JD बिरला है, पुरुषोत्तम दास ठाकुर है, ये कहते हैं कैपिटलिस्ट लोग थे। ये लोग क्या किया करते थे, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सेटअप किया करते थे। ये खुद मेहनत नहीं करते थे, काम नहीं करते थे, लेकिन बहुत ज्यादा पैसा इन्हीं के पास था, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज इन्हीं के पास थे। लेकिन जो असली मेहनत करते थे, यानी द इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इनके पास पैसा रहता ही नहीं था। ये दिन भर घंटों घर काम करते रहते थे, बहुत हार्ड वर्क करते थे, तभी भी इनके पास पैसा नहीं रहता था। मतलब अगर 100 रुपए इंडस्ट्री कमा रही है, तो 100 में से 80 रुपए ये लोग रख रहे हैं जो काम ही नहीं कर रहे, और 20 रुपए बाकी सारे वर्कर्स रख रहे हैं। दिस इज द कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। लेकिन एक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी ये कहती है कि अगर 100 रुपए और 50 लोग हैं, तो हर एक में 2-2 रुपए बराबर मतलब बिटने चाहिए। तो इन्होंने क्या देखा कि यही सोशलिज्म की आइडियोलॉजी कांग्रेस के बीच में बहुत ज्यादा पनप रही है, इमर्ज हो रही है। तो इसीलिए जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रीलॉन्च हुआ, तो इनको डर था कि यार अगर हम कुछ मेहनत भी करें तो आखिरी में हमारा कैपिटलिज्म तो वैनिश ही होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस क्या करेगा, सोशलिज्म को अडॉप्ट करेगा। तो इसलिए फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जब गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से जब वो लंदन से यहाँ आए और उन्होंने मतलब देखा कि कांग्रेस वगैरह इलीगल है, और फिर उन्होंने रीलॉन्च किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो इन्होंने ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं दिया। नेक्स्ट चीज आ जाती है इन्हीं के अपोजिट इंडस्ट्रियल वर्कर्स की। तो वैसे हुआ क्या था, कांग्रेस, अभी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को पैसा, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो इसीलिए फाइनेंशियल असिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट था कांग्रेस के लिए, जो इनको किससे मिल रहा था, इन इंडस्ट्रियल ओनर्स से। और इस इंडस्ट्रियल ओनर्स को कौन अपोज कर रहे थे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो उनको अभी एक बहुत बड़ा निर्णय लेना था, एक तो वो इंडस्ट्रियल ओनर्स को सपोर्ट करते, नहीं तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स को सपोर्ट करते। क्यों, क्योंकि अगर वो ये चाहते, अगर वो ये डिमांड करते कि भैया जो वर्कर्स है उनको जितने घंटे आप काम कराते हो उसको कम कर दो और इनकी पगार बढ़ा दो, तो फिर इस चीज से इनका नुकसान होता। और अगर वो कहते कि अगर आप ज्यादा काम करो और कम वेजेस लो, अगर वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स को ऐसा कहते, तो फिर इनका नुकसान हो जाता। लेकिन फाइनेंशियल असिस्टेंस इनके पास था, इसलिए इन्होंने इनको साथ दिया। और जब इन इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने देखा कि कांग्रेस इज मोर क्लोजर टू ये इंडस्ट्रियल ओनर्स, तो इनको क्या लगा, यही हमारे दुश्मन है और कांग्रेस इन्हीं को सपोर्ट कर रही है, तो फिर हम कांग्रेस को क्यों सपोर्ट करें। तो इसीलिए इनका कुछ मेजर पार्टिसिपेशन नहीं था, लेकिन नागपुर के कुछ रीजन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन ओवरऑल कंट्री वाइज इसका उतना मेजर मतलब पार्टिसिपेशन नहीं था। अब जैसे इंडस्ट्रियल, मैंने आपको वही बताया, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट कांग्रेस के करीब आते गए, वैसे वैसे वर्कर्स ने, इन्होंने अपनी दूरी बना दी वर्कर्स ने, ठीक है। अब उन्होंने ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं किया, लेकिन अभी भले इंडस्ट्रियलिस्ट क्लोजर थे कांग्रेस के, लेकिन तभी भी कुछ इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने पार्टिसिपेशन किया। उन्होंने गांधीयन प्रोग्राम को फॉलो किया। जैसे गांधी जी ने बोला था ना कि आप नॉन वायलेंट तरीके से क्या कर लो, आप फॉरेन गुड्स, फॉरेन क्लोथ्स को क्या कर दो, बॉयकॉट कर दो। तो इन्होंने भी वही किया, इन्होंने मतलब फॉरेन गुड्स वगैरह को बॉयकॉट कर लिया। अब उनके स्ट्रगल्स क्या थे कि हमारा जो वर्किंग कंडीशंस है, जैसे आप हमसे कितना घंटे काम कराते हो वगैरह, उन सबको, वो बहुत पुअर है, आप हमसे ज्यादा काम कराते हो बहुत ज्यादा, तो उसको कम कर दो, हमारी वर्किंग कंडीशंस को इंप्रूव कर दो, हमें छुट्टियां ज्यादा देना चालू कर दो। तो ये वर्किंग कंडीशंस को, हमारी जो पुअर वर्किंग कंडीशंस है उनको इंप्रूव करो, जो लो वेजेस है उसको बढ़ा दो, ठीक है। अब इसीलिए उन्होंने इसी अपने डिमांड्स को फुलफिल कराने के लिए कुछ स्ट्राइक्स भी ऑर्गेनाइज की, है ना। जैसे एक बार रेलवे वर्कर्स ने 1930 में एक स्ट्राइक ऑर्गेनाइज की, डॉक वर्कर्स ने 1932 में एक स्ट्राइक ऑर्गेनाइज की। अब इस रेलवे वर्कर्स 1930 की स्ट्राइक के बारे में अगर हम बात करें, तो उस बार जो छोटा नागपुर रीजन
है, झारखंड में आता है। इस छोटा नागपुर रीजन के जो टिन माइन के वर्कर्स थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना आंदोलन चलाया। हजारों वर्कर्स आए और इन्होंने अपना आंदोलन चलाया। इन्होंने गांधी जी की जो कैप्स रहती है, गांधी कैप्स, उन्हें पहना, मूवमेंट्स चलाए, रैलीज ऑर्गेनाइज की, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए। तो ये था इनका वर्कर्स, मतलब इनका पार्टिसिपेशन। अब हम फाइनली पढ़ेंगे कि वुमेन्स का क्या पार्टिसिपेशन रहा इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। आई होप बहुत धीरे धीरे बहुत डिटेल में समझाया, आई होप सारी चीजें समझ गई होगी। अब फाइनली हमको पढ़ना है कि औरतों का पार्टिसिपेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कैसा रहा। तो अगर मैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करूं तो औरतों ने कुछ उतने अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट व्हेन वी आर कंसर्न्ड अबाउट अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो मेरे भाई बहुत लार्ज, बहुत एक्टिव, बहुत एंथुजियास्टिक पार्टिसिपेशन रहा इन औरतों का अपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। क्यों? इसका भी एक रीजन है। देखो यार, औरतों का ना एक कॉमन नजरिया देखो बन गया था, मतलब सोसाइटी औरतों को एक कॉमन नजरिए से देखती थी। वो नजरिया क्या, कि औरतें आर इनकेपेबल ऑफ हैंडलिंग द नेशन। मतलब लोगों को ऐसा लगता था कि औरतें बस घर संभाल सकती है, चूल्हा संभाल सकती है, अपने बच्चों को संभाल सकती है, उनका देखभाल करना उनका प्राइम जिम्मेदारी है, बस घर को संभालने की ही काम औरतें कर सकती है। कोई बड़ा पब्लिक रोल जैसे कोई पॉलिटिकल पोजीशन ऑर्गेनाइज करना, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करना, ये सारी चीजें औरतें नहीं कर सकती। औरतें प्रोटेस्ट नहीं कर सकती, आवाजें नहीं उठा सकती, दे आर इनकेपेबल ऑफ रेजिंग देयर वॉइसेस। अपने दुख दर्दों को वो जता नहीं सकती क्योंकि वो उसके लायक नहीं है, ऐसा औरतों का एक पर्सपेक्टिव बन गया था। लेकिन 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 भारत की औरतें चाहती थी कि उनका ये पर्सपेक्टिव बंद हो जाए। वो चाहती थी कि लोग उन्हें जिन नजरिए से देखते हैं वो नजरिया कंप्लीटली बंद हो जाए। लोग उन्हें समझे कि या दे आर एज केपेबल एज मेन एंड दे कैन ऑल्सो लीड टू रेडिकल चेंजेस। वो भी हमारे सोसाइटी में बड़े बड़े परिवर्तन ला सकती है, ब्रिटिशर्स को धक्के मार के निकालने में एक बहुत अहम भूमिका निभा सकती है। ऐसा औरतों को दिखाना था। औरतों को दिखाना था कि वो भी कोई पॉलिटिकल पावर होल्ड कर सकती है, इसीलिए उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत लार्जली, बहुत एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट किया। अब अगर हम बात करें तो थोड़ा सा कहानी में अगर पीछे जाए तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे, चालू कहां से हुआ था? सॉल्ट मार्च। कहां से? साबरमती से दांडी। 240 माइल्स की एक जर्नी थी। गांधी जी और उनके 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ 24 दिन की एक जर्नी थी। 10 माइल हर दिन चला करते थे। अब ऐसा तो नहीं है कि 24 घंटे चल ही रहे, नहीं, चलते थे, फिर रात को अगर रेस्ट करना है, थक जाते होंगे तो कहीं रुक जाते थे। अब वो जहां रुकते थे तो ऐसा नहीं आ गए, खाना खा के सो गए और अगले दिन चले गए। जहां वो रुकते थे वहां हजारों वहां के लोकल लोग आया करते थे और गांधी जी की बातें सुना करते थे। तो इसीलिए वहां बहुत सारी औरतें, अरे गांधी जी आए, अरे सुन बहन गांधी जी आए। तो सारी औरतें ना गांधी जी को सुनने के लिए वहां आया करती थी। वो गांधी जी की सारी बातें सुना करती थी कि मूवमेंट को कैसे चलाना है, कैसी कैसी चीजें करना है, नॉन वायलेंटली हमको क्या क्या करना है, ब्रिटिश को कैसे डिफाई करना है, ये सारी चीजें गांधी जी बताया करते थे और ये सारी चीजें औरतें सुना करती थी। तो जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमने फाइनली चालू किया तो मतलब फिर क्या हो गया, फिर औरतों ने क्या करना है, मतलब सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करना चालू कर दिया। क्यों? मतलब वो क्या कर रहे हैं, सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश कर रहे हैं, वो एक लॉ को तोड़ रहे हैं, है ना। मतलब वो वार क्या करते थे, वो फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर देते थे, लिकर शॉप्स को बॉयकॉट कर देते थे, एट द सेम टाइम फॉरेन गुड्स, फॉरेन क्लोथ, इन सबको बॉयकॉट क्या करते थे, वो सॉल्ट को मैन्युफैक्चर किया करते थे, प्रोटेस्ट चलाते थे, रैलीज चलाते थे, खुद के ऑर्गेनाइजेशन बनाते थे, तो क्योंकि वो इस ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इस ब्रिटिश अथॉरिटी को क्या कर सके, डिफाई कर सके। सो अभी अगर हम इस टेक्स्ट को पढ़े तो थाउजेंड्स ऑफ वुमेन केम टू देयर हाउसेस। क्यों? ताकि वो सॉल्ट मार्च में क्या क्या चीजें करनी है वो गांधी जी के लिए सुन सके। सेकंड चीज, वुमेन मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट, उन्होंने प्रोटेस्ट मार्चेस चलाए, उन्होंने फॉरेन क्लोथ एंड लिकर वगैरह शॉप्स को बंद कर दिया। एंड इसके साथ साथ बहुत सी औरतें जेल भी चली गई, लेकिन तभी भी इस जेल जाने के डर से भी औरतें रुकी नहीं। अभी औरतें पार्टिसिपेट कर रही है, लेकिन कौन सी औरतें? तो यूजुअली तो वैसे सारी औरतों ने किया था, हर कम्युनिटी की, लेकिन अगर हम मेजरली बात करें तो जितने भी अर्बन एरियाज थे, अर्बन एरियाज यानी शहर के जितने भी एरियाज है, तो उन एरियाज में जो हाई कास्ट फैमिलीज रहती थी उनकी औरतें आती थी, मेजरली उनका पार्टिसिपेट था। जितने भी हाई कास्ट फैमिलीज थी वहां के घर की जितनी भी औरतें थी वो इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया करती थी। अगर हम बात करें रूरल एरियाज की, तो रूरल एरियाज में हमने क्या पढ़ा? रूरल एरियाज में हमने ये पढ़ा कि दो कम्युनिटीज के बारे में पढ़ा, एक पुअर पीजेंट्स, एक रिच पीजेंट्स। तो ये जो रिच पीजेंट्स थे, इन रिच पीजेंट्स के घर की जो महिलाएं थी, इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। जो औरतें थे, दे वर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी। वो गांधी जी की बातों को पत्थर की लकीरें माना करती थी और उनके कहे हुए चीजों को बहुत अच्छे से फॉलो किया करती थी। इसलिए तो उन्होंने इतना एक्टिव पार्टिसिपेशन किया था, है ना। और उनको क्या लगता था कि अगर हम हमारे, अब घर तो संभाल ही रहे, लेकिन अगर हम हमारे नेशन को भी, अगर हम हमारे नेशन में भी एक योगदान दे रहे हैं, है ना, अगर हम हमारे नेशन की भी सेवा कर रहे हैं, तो ये मतलब उन्होंने इतना ग्लोरीफाई कर दिया था इस चीज को कि उनको लगने लगा कि अगर हम हमारे नेशन की सेवा कर रहे हैं तो ये एक औरत का पवित्र कार्य
है ना, इट इज द सेक्रेड ड्यूटी ऑफ अ वुमन, वो उनको करना ही है, मतलब करना ही है। तो इसीलिए उन्होंने इतना ग्लोरीफाई कर लिया था इस चीज को, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। लेकिन 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 उनका इतना इंक्रीज रोल था, इतना इंक्रीज रोल किया उन्होंने, पार्टिसिपेशन इतना ज़्यादा उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस पब्लिक रोल में, इस पब्लिक लाइफ में। उन्होंने भाई जाहिर सी बात है सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया, जेल भी चले गए, डंडे वंडे भी खाए थे उन्होंने, लेकिन तभी भी औरतों को जैसा देखा जाता, औरतों का क्या इंटेंशन था कि उनको जिस नज़रिए से देखा जाता है कि वो बस चूल्हे और घर के लिए नहीं बनी है, इसको चेंज करना है, लेकिन वो पर्सपेक्टिव औरतों का पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि औरतें को जिस नज़रिए से देखा जाता था, है ना, उनमें कोई मेजर बदलाव नहीं आया। गांधी जी, अगर हम बात करते हैं गांधी जी की, तो गांधी जी ने खुद आइडिया ऑफ सत्याग्रह जैसे वर्चुअस प्रिंसिपल्स को खुद क्या किया था, अडॉप्ट किया था। उन्होंने अलग अलग चेंजेस लाए, अलग अलग कम्युनिटीज़ को यूनाइट करने की कोशिश की, अलग अलग कम्युनिटीज़ को ट्राई किया कि सारे कम्युनिटीज़ क्या आ जाए, एक मोमेंट में यूनाइट हो जाए। लेकिन तभी भी गांधी जी को खुद लगता था कि एक औरत का काम ये मूवमेंट चलाना, प्रोटेस्ट चलाना, ये सब नहीं होता, बस घर और चूल्हे का ध्यान देना यही होता है। और ये देखकर औरत बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी। सो डिस्पाइट द इंक्रीज रोल इन पब्लिक लाइफ देयर वाज नो रेडिकल चेंज इन द पोजीशन ऑफ वुमन वाज विजुअलाइज्ड। वुमन को जैसे देखा जाता था कि ये औरतें घर और चूल्हे के लिए बनी है, और तब इनमें कोई चेंज नहीं आया। भले उन्होंने प्रोटेस्ट चलाए, तो उनका क्या इंटेंशन था कि उनको, मतलब लोगों को लगे कि वो भी देश संभाल सकती है, लेकिन ऐसा कोई परिवर्तन आया ही नहीं। औरतों को अभी भी चूल्हे और घर के लिए ही देखा जाने लगा। गांधी जी को खुद लगता था कि द ड्यूटी ऑफ वुमन वाज टू लुक आफ्टर हाउस एंड हर्थ। हर्थ क्या होता है, आप मतलब अभी, मतलब अब आज हमारे पास किचन है, क्योंकि उस टाइम किचन नहीं हुआ करते थे, तो एक घर, मतलब रीजन रहता था घर में, तो उस रीजन में क्या किया करते थे, आप चूल्हा जलाया करते थे, आप खाना वाना पकाते थे। सो हर्थ उसको कहते हैं, चूल्हा जलाने वाली जगह उसको हर्थ कहा जाता है। एंड गांधी जी को ऐसा लगता था कि उनका काम ऐसे नहीं कि कोई लीडर्स बनो, कोई प्रोटेस्ट लाओ, चेंजेस लाओ, लेकिन उनका बस एक ही काम था कि उनको अच्छी मदर्स बनना है, अच्छी वाइफ्स बनना है। एंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जैसे आज हम बात करें, आज हम इतने मॉडर्न हो चुके हैं कि हमारे देश की खुद प्रेसिडेंट एक औरत है, लेकिन उस टाइम मतलब ऐसा था कि कांग्रेस बहुत रिलक्टेंट थी, कांग्रेस नहीं चाहती थी कि कोई मेजर पॉलिटिकल पोजीशन औरत होल्ड कर सके, क्योंकि उनको लगता था औरत इस चीज़ के लिए केपेबल ही नहीं है। सो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू अलाउ women to hold any positions of authority with organizations। मतलब अथॉरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, इसका ये मतलब है कि हमारी जो अथॉरिटी, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, उसमें वुमेन को कोई क्या मिल सके, पावर मिल सके, इसके लिए वो इनकेपेबल है। ऐसा कांग्रेस को बहुत समय के लिए लगता था। ये था हमारा वुमेन्स का पार्टिसिपेशन। इवन तो उन्होंने एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट किया, लेकिन उनके सपने, उनके एस्पिरेशंस कभी पूरे हुए ही नहीं, मतलब हुए लेकिन उस टाइम पे पूरे नहीं हुए। आई होप ये चीज़ें समझ गई होगी। अब हमें क्या